हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितिका ई लर्निंग भिवानी के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में हम चार्जेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं वो भी हमने कूलम्स लॉ में पढ़ लिया। लेकिन किन्हीं दो चार्जेस को कैसे पता चलता है कि फोर्स लगाना है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो वो स्मेल कर लेते हैं? No, they don't have noses, but they have electric field. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हर चार्ज के पास, उसके आसपास एक ऐसा इलाका, एक ऐसा स्पेस होता है कि अगर कोई और चार्ज स्पेस में आ जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इट मे बी अट्रैक्शन और रिपल्शन, सो force of interaction can be experienced by any other charge. अगर यहाँ रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसे कहेंगे सोर्स चार्ज। इसके अबाउट होगा एक स्पेस जिसका हम नाम लेते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बाहर से कोई चार्ज आ जाए जिसे हम कहेंगे टेस्ट चार्ज, तो उस टेस्ट चार्ज को फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से गुजरना पड़ेगा, मतलब या तो वो अट्रैक्ट किया जाएगा या फिर रिपेल। एंड यू नो अट्रैक्शन और रिपल्शन कब होगी? अगर चार्ज, आने वाला चार्ज भी पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा? रिपल्शन। और आने वाला चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगी? यस, तो होगी अट्रैक्शन। तो बेटा यहां पर दो चार्जेस के बारे में बात की गई, वन इज सोर्स चार्ज एंड अदर वन इज टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसके बारे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, जिसके स्पेस की हम बात करते हैं, जबकि टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जिसके ऊपर हम टेस्ट करने वाले हैं, यानी फोर्स लगने वाला है। टेस्ट चार्ज के बारे में एक बात कही जाती है दैट टेस्ट चार्ज शुड बी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, यानी ये बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज भी एक बड़ा चार्ज ले लिया जाए तो उसके अराउंड भी क्या होगी? उसकी स्पेस जिसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी पहले से मौजूद सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, आने वाले टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी। तो इसलिए हम सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लिया जाता है? इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, यानी Q नॉट मस्ट टेंड्स टू 0, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए बट वेरी वेरी स्मॉल। अब डिस्क्रीट चार्जेस के लिए हमने पढ़ा है कि सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है। सबसे छोटा चार्ज क्या नोन है हमारे लिए? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यस, और वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव चार्ज होता है, हम पॉजिटिव ले सकते हैं। यस, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो बेटा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो स्पेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी कितनी होगी, यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या हो, वो पढ़ने के लिए मैथमेटिकली हमें एक अल्फाबेट की जरूरत होगी जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकें, और वो होता है E। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्म का यूज करते हैं। So E is given by is equal to F upon Q naught. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F upon Q naught, where F is the Coulomb force and Q naught is the test charge. अब यहाँ से देखिए, क्योंकि F जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो E भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन कैसे होगी? जो F की डायरेक्शन है, अगर if Q नॉट इज पॉजिटिव, बट if Q नॉट जो टेस्ट चार्ज है दैट इज नेगेटिव चार्ज, तो फिर क्या हो जाएगा? E और F की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है। क्या होती है? आउटवर्ड। जबकि एक नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। ये कन्वेंशन है। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, जबकि एक नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होगी। अब बेटा
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम देखें तो हम लिखते हैं F अपॉन क्यू नोट। वे F की वैल्यू अगर हम पुट कर दें कूलम्स लॉ से तो वो क्या होती है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब हमारे पास Q1 और Q2 कौन है, Q1 है सोर्स चार्ज और Q2 है टेस्ट चार्ज। तो हम लिख सकते हैं Q1 की जगह पर कैपिटल Q फॉर द सोर्स चार्ज एंड Q2 के स्पेस पर Q नोट टेस्ट चार्ज। तो फिर F क्या हो जाएगा, F विल बी Q इंटू Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, राइट। और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर R। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी E is equal to F अपॉन Q नॉट। तो यहाँ से F की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और इसके साथ बाहर 1 अपॉन Q नॉट। अब ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या आप यूनिट्स के बारे में बात करें बेटा, देखिए E इज इक्वल टू क्या है, F अपॉन Q नॉट। F की यूनिट्स न्यूटन एंड चार्ज की कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, न्यूटन पर कूलम। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है हम कहीं पर भी देख सकते हैं डेली लाइफ में। अगर आप, हमने एक एग्जाम्पल लिया था कॉम का, कि कॉम को अगर बार बार बालों में से गुजारा जाए तो वो चार्ज हो जाती है, यस, क्योंकि वो जो चार्जेस उसमें डेवलप होते हैं उसके आसपास क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा ये जो हमारी वायरिंग है इसके आसपास भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट एक बहुत ही ब्यूटीफुली इसको यूज़ किया गया है। वैसे तो बहुत सारे डिवाइस बने हैं बट एक डिवाइस का नाम है शार्क पीओडी। शार्क पीओडी, शार्क पीओडी क्या है, प्रोटेक्टिंग ओशनिक डिवाइस। मतलब जो गोताखोर डीप ओशंस में जाते हैं तो वहाँ पर शार्क्स का खतरा रहता है। शार्क के लिए स्टडी की गई है कि वो बहुत माइन्यूट सी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सेंस कर लेती हैं। अब ये जो डाइवर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो किट है, जो क्लोथ्स उन्होंने पहने होते हैं उस पर ये डिवाइस लगा लेते हैं पीओडी। इस डिवाइस की क्या खास बात है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। अब शार्क्स तो माइन्यूट सी इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कर लेते हैं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को वो बहुत दूर से ही पहचान लेती हैं और बहुत दूर दूर उससे बनी रहती हैं और डाइवर्स सेफ रहते हैं। तो देखा छोटा सा कॉन्सेप्ट कितना ब्यूटीफुली यूज़ किया गया। ओके, आगे चलते हैं बेटा। तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट्स न्यूटन पर कूलम है और ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन क्या रहेगी ये। अगर इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर दें, लाइक वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको, तो वेक्टर फॉर्म में जैसे हमने फोर्स के लिए लिखा था, मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं और इसके लिए जो वेक्टर है वो R1 है और इस चार्ज के लिए क्या है R2। तो ये क्या हो जाता है वेक्टर R12, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर यूज़ करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर 1-2 लिखें तो यहाँ आ जाएगा 1 - 2, राइट। और इसका मोड, अब यहाँ क्या होता है नीचे मैग्नीट्यूड, तो बेटा वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे सिर्फ मोड और उसका स्क्वायर, और ऊपर आएगा यूनिट वेक्टर R, वो हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर। ऐसा ही करते हैं। ओके, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, वो क्या हो सकता है ये देखिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 - R2 स्क्वायर ऑलरेडी है। यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं,
we know that r12 vector is equal to r12 unit vector if it is divided by its modulus। अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो किसके इक्वल होता है, उसके यूनिट वेक्टर के। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर r12 वेक्टर अपॉन r12 मॉडुलस। और ये क्या है बेटा, r1 माइनस r2 ऑलरेडी प्रेजेंट है 2 पावर में, तो अगर इसको हटा दें यहाँ से तो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, q। ये आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 माइनस r2 क्यूब इंटू r12 वेक्टर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर। ठीक है बेटा, अब हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ओके बनाते हैं। वी नो E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब एंड यहाँ पर वेक्टर r। अब हम जानते हैं दैट वेक्टर r इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये जो r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब and here x I cap plus y j cap plus z k cap। also ये क्या है, r के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो बेटा यहाँ पर r की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका अगर क्यूब करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट मतलब पावर 1/2 और साथ में है क्यूब तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो यहाँ पर r क्यूब की जगह ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 एंड हेयर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर, वो रब कर दें, अगर उधर से ये हटा दें तो ये बनेगा, ये देखिए 3 कंपोनेंट आ गए एक्स आई वाई जे जेड के। तो इसको अगर हम सेपरेट करके लिखें बेटा तो ये बनेगा ई एक्स, दैट विल बी ई एक्स, क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z square power 3/2 and here only x I cap। क्लियर, इसके साथ e y वो क्या हो जाएगा, देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा सिर्फ y। एंड सेम हम क्या लिख सकते हैं E z के लिए। So these are the rectangular components of electric field intensity due to a point charge। इसके बाद हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स की तरह ही, कूलम फोर्स की तरह ही R पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे डिपेंड करती है, इन्वर्सली, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बिकॉज E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, राइट। तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो किस किस के बीच में, r स्क्वायर और E के बीच में, तो ग्राफ क्या आ जाएगा बेटा, दैट विल बी अ पैराबोलिक कर्व लाइक दिस, दिस विल बी द ग्राफ। वहीं ध्यान दीजिए अगर आपको ग्राफ कहा जाए 1/r स्क्वायर और E में प्लॉट करने के लिए तो 1/r स्क्वायर के साथ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब वहाँ क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। अगर यहाँ 1/r स्क्वायर की बजाय सिर्फ 1/r होता तो भी प्लॉट ऐसा ही रहता, लेकिन वो कम स्टीप होता, ये जैसे बहुत ज़्यादा कर्व आ गया है वो स्टीप कम होता। क्लियर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइंस, एंड इनवर्सली के लिए
तो बेटा ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, जो उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक अलग तरीके से हम पिक्चर से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? दरअसल ये हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। इन रियली दे डोंट एग्जिस्ट, बट इट्स अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं जिनके अलोंग अगर किसी पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज को रख दिया जाए तो वो उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर। इट इज़ अ पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विच टेस्ट चार्ज विल मूव इफ फ्री टू डू सो। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को लेके आया जाता है और वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स की वजह से वो ट्रेवल करने लगेगा। तो जिस पाथ के अलोंग वो ट्रेवल करेगा वो पाथ कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें चार्जेस कहाँ रहते हैं? रेस्ट पर। तो फिर टेस्ट चार्ज मूव कैसे कर सकता है? वेल, टेस्ट चार्ज मूव नहीं करेगा, इसीलिए हमने क्या लिखा है? इफ फ्री टू डू सो। अगर उसे ये चांस दिया जाए तो वो मूव कर सकता है, बट इट्स नॉट मूविंग। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं वो देखिए। सबसे पहले पॉइंट चार्जेस के लिए बेटा मैंने अभी बताया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। तो फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं? रेडियली आउटवर्ड, इस तरीके से। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं। ऑलवेज परपेंडिकुलर, सरफेस चाहे कोई भी क्यों ना हो, स्फेरिकल सरफेस है, प्लेन सरफेस है, पॉइंट चार्ज है, व्हाटएवर इट इज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। यानी ये जो एंगल है वो कितने का रहेगा? 90 डिग्री का। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए वो हो गई आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज है तो यही लाइंस रेडियली इनवर्ड होंगी, लाइक दिस, रेडियली इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। वहीं अगर हम डाइपोल की बात करें, मतलब दो चार्जेस एक साथ रखें, एक प्लस और एक माइनस, तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे प्लस से निकलकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी तरफ जा रही हैं? माइनस की तरफ जा रही हैं, राइट? जैसे प्लस से निकली और किस में एंटर कर गई? माइनस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं हम यहाँ शो कर सकते हैं लाइक दिस, कि यहाँ से निकली और माइनस में एंटर कर गई, लाइक दिस। दिस इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर भी बना दी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ जितनी भी बनाई हैं वो कहीं भी आपको ऐसा नहीं नजर आ रहा होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बना दी जाए, एक ये है और एक ये बना दी। नो, दिस इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती। ऐसी ही कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, आइए वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। मतलब ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी शो नहीं करती। से दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पॉजिटिव चार्ज से निकलकर ये कहाँ एंटर कर रही हैं? नेगेटिव चार्ज में। बीच में कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आती, सो दे आर कॉन्टिन्यूअस। बट क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती। इनसाइड द मटीरियल, इनसाइड द चार्ज वो एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं। दूसरा है टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की, से दिस इज टेंजेंट, तो ये जो टेंजेंट है दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो किसकी डायरेक्शन देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों? अभी बताया बेटा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। और अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, से ये दो फील्ड लाइंस हैं,
और ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस कर्व के अबाउट टेंजेंट आएगी इस डायरेक्शन में और इस कर्व के अबाउट टेंजेंट आएगी इस डायरेक्शन में, मतलब सेम पॉइंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स टू डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं हैं, तो इसलिए टू फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। एंड द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा, चाहे सरफेस कैसा ही भी क्यों ना हो, स्फेरिकल सरफेस है, प्लेन सरफेस है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, उसके परपेंडिकुलर। इसीलिए सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होता। पैरेलल कंपोनेंट कितना आएगा सरफेस के, 0। तो अगर प्लेन सरफेस है तो दैट विल बी लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अगर कर्व सरफेस है तो उस पर भी एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड डायलेट लेटरली। अब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड डायलेट लेटरली? तो बेटा हमने अभी दो चार्जेस लिए थे वहाँ, प्लस और माइनस, मतलब अपोजिट चार्जेस हैं। यहाँ हम लेते हैं दोनों सेम चार्जेस। अगर दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, मतलब दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, ये हम जानते हैं। तो यहाँ जो फील्ड लाइंस आएंगी वो कुछ न कुछ इस तरीके से एक दूसरे की फील्ड की वजह से क्या हो जाएंगी, इस तरीके से मुड़ जाएंगी। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनली, क्योंकि दो लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन, तो उस फोर्स की वजह से ये फील्ड लाइंस इस तरीके से हो जाएंगी। जबकि अगर हम अपोजिट चार्जेस की बात करें तो अपोजिट चार्जेस की जो लाइंस हैं वो इस तरीके से डायलेट हो जाती हैं लिटरली। Okay, so this is the meaning of contract longitudinally and dilate laterally. These are the properties of electric field lines, very very important, you must know, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्चुअली भी, दोनों तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम कैसे पता लगा सकते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी पॉइंट चार्ज के, लाइक ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, अब इसमें मैंने इतने से एरिया में ये देखिए इतनी लाइंस बना दी, यहां पर और डेंस लाइंस आ गई, दोनों में डेंसिटी का फर्क देख रहे हैं आप। जहां पर डेंस लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस अगर कहीं ज़्यादा हैं तो वो क्या शो करेगा, शो तो यही करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस नहीं, हम कहते हैं नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो वहाँ से गुजर रही हैं, दैट विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिटेल में देखिए इसको। से ये कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं, यूनिट एरिया, और उसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एरिया, ओके, इसका नाम रख लेते हैं हम P1। तो अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 4 फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजर रही हैं। अब आपने यही एरिया क्या किया, इस तरफ ले गए खींचकर। अगर इस एरिया को यहाँ ले जाएं तो ये देखिए अब कितनी नंबर ऑफ लाइंस इसमें से क्रॉस हो रही है, ओनली 3। और दूर ले जाएं, यहाँ ले जाएं तो ये देखिए बेटा इसी एरिया में से सिर्फ एक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है। तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि यही एरिया जब यहाँ प्रेजेंट था तो नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस क्रॉसिंग वो ज़्यादा थी, तो यहाँ पर कैसी फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये जो एरिया है दिस इज एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, whereas this is area of weak field, और ये तो वीकेस्ट है, सबसे कम जो फील्ड मौजूद होगी वो कहाँ होगी, यहाँ पर। इसका मतलब हम जितनी चार्ज से दूर जाते हैं, जितना हम अवे जाते हैं, फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही घटती जाती है। इसी में अगर आप इस एरिया को और नज़दीक ले जाएं तो यहाँ से और फील्ड लाइंस, नेचुरली आई मस्ट ड्रॉ दीज वन ऑल्सो,
ये देखिए इस तरफ भी है। तो अगर इसी एरिया को हम यहाँ बना दें तो फील्ड लाइंस और बढ़ जाएंगी। इट मीन्स जितनी नज़दीक होते हैं उतना चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होनी भी चाहिए, और वो है भी, स्ट्रॉन्ग है। तो फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, जितनी नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया क्रॉस करती हैं वो क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसकी यूनिट्स क्या हो सकती हैं, उसका मैथमेटिकल वर्जन क्या है, वो आर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, यानी दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, और उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है। सो दिस वाज द लेक्चर। थैंक यू।